आज हमारे साथ आदरणीय अशोक मिश्रा सर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। संविधान और सिनेमा को लेकर के एक मुहिम हमेशा से चलाई जाती रही है कि संवैधानिक मूल्यों को लेकर के सिनेमा कैसे काम करता है। जी जी आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़े हैं, नाटकों की दुनिया में आपने काम किया, जी अनेक नाटक भी आपने किए, नाटक लिखे भी। जी। क्या नाटक लिखते हुए किसी तरीके की संवैधानिक सीमाओं को आप देखना पड़ता है? मेरे ख्याल से नाटक थोड़ा ज़्यादा उदार है और उसमें सेंसरशिप भी उतनी नहीं है। और पहले करीब 25 साल पहले 30 साल पहले जो मैंने नाटक लिखा था बजट ढिढोरा, वो एक राजनीतिक व्यंग्य था, हास्य व्यंग्य की नौटंकी थी वो। और उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कहीं भी नहीं हुआ। लोगों ने उसको समझा, सही अर्थों में समझा। वो व्यंग्य था तो उसको लोगों ने लाइक किया। मेरे ख्याल से संवैधानिक संकट जैसे जैसे हमारा राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, वैसे वैसे संवैधानिक संकट बढ़ रहा है रचनाकारों पे, कलाकारों पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। नाटककारों पे, सिनेमाकारों पे नहीं होना चाहिए था। बहुत ही छोटी छोटी बातों में आजकल बड़ा तूफान मच जाता है। जी। और कब क्या चीज़ संवैधानिक हो जाए, कब असंवैधानिक हो जाए, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इससे रचना प्रक्रिया बाधित होने लग गई है। आज की तारीख में तो होने लग गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था। आप आज़ादी से सोच सकते थे, आज़ादी से लिख सकते थे और ज़रा खुल के बात कह सकते थे। आप राजनीतिक टिप्पणियाँ कर सकते थे, तल्ख टिप्पणियाँ कर सकते थे और उससे कोई नाराज़ भी नहीं होता था। राजनेता उससे नाराज़ भी नहीं होते थे, वो उसको सही अर्थों में लेते थे। मसलन मैं जिनसे प्रभावित हूँ वो है R.K. लक्ष्मण, कार्टूनिस्ट। वो उनके कार्टून जो होते थे वो बहुत ही मारक होते थे और वो सभी राजनेताओं पे कार्टून बनाते थे। इंदिरा गांधी पे, जवाहरलाल नेहरू पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे, हर पार्टी के नेता पे बनाते थे और कभी उन पे बैन नहीं लगा, कभी उनको लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया और पूरा देश उनकी तारीफ करता था। लेकिन बाद में कार्टून बनाने वालों पे केस हुए, मुकदमे हुए, या स्टैंड अप कॉमेडियंस पे मुकदमे होने लग गए। तो इससे थोड़ा डर का माहौल पैदा हो गया रचनाकारों में और लगा कि कहीं हम कुछ असंवैधानिक बात तो नहीं कह जाएंगे, या लोग इसका क्या अर्थ निकाल लें और हमको जेल के अंदर डाल दें। ये जो बढ़ रहा है ये रचनात्मकता को बाधित कर रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी उन्नत समाज में। और ये खतरा तो बना हुआ है। जी। आप एक नाटककार के साथ में फिल्मकार भी हैं, आप लेखक भी हैं। एक आपने सिनेमा आज़ादी का जो आज़ादी के बाद की जो सिनेमा की पूरी आप देखिए, सिनेमा की फेहरिस्त देखेंगे और आज के समय में जो उसके कथानक में किस तरीके का परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले जो सिनेमा होता था हमारे यहाँ वो जन सिनेमा होता था, पीपुल्स फिल्म्स, पीपुल्स सिनेमा। और पहले सामाजिक सरोकार की फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी। मतलब कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाते थे लोग जिसका कोई सामाजिक सरोकार न हो, सोशल रेलिवेंस न हो। मसलन आप देखिए नया दौर, मजदूर, सुजाता, बंदनी, अछूत कन्या, ऐसी तमाम फिल्में आप ले लें। बाद में रोटी कपड़ा मकान, मनोज कुमार की, और भी फिल्में ऐसी, पूरा पश्चिम या गरम हवा, ये सब जो क्लासिकल फिल्में हैं ये बहुत ही समाज को के मर्म को पकड़ती थी और वो पब्लिक से जुड़ा हुआ सिनेमा था जिसको लोग जनता देखती थी और पसंद करती थी, लाइक करती थी। लेकिन धीरे 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 सिनेमा पहले तो मनोरंजन की तरफ चला गया। मनोरंजन भी एक सामाजिक काम है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। अब अगर आप अच्छा मनोरंजन करते हैं 2-2.5 घंटे तक, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई संदेश देता हो या सामाजिक उद्धार की बात करता हो या शिक्षण करता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो निखालिस मनोरंजन भी करता है
तो भी उसकी बड़ी उपलब्धि है। तो सिनेमा और रंगमंच जो है ये कभी शिक्षक का काम करता है ज़रूरत के हिसाब से। जब उसको लगता है कि अभी देश को शिक्षा देने की ज़रूरत है तो वो शिक्षक का काम करने लगता है। कभी वो जोकर का काम करता है, जब देखता है कि लोग दुख में डूबे हुए हैं तो हंसाने लगता है उनको। तो समय समय पे उसकी भूमिका बदलती रहती है और यही उसकी खूबी है। इसी वजह से वो जनता से जुड़ा रहता है हमेशा। लेकिन अभी जो सिनेमा है 15-20-25 साल में जो सिनेमा धीरे धीरे वो सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया बनता जा रहा है। उसमें किसी बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उसकी धज्जियाँ दिन ब दिन उड़ाई जाती हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी इनकाउंटर कर सकता है, मार सकता है। कोई भी आदमी किसी को मार सकता है। विलन का फैसला एक इंस्पेक्टर वहीं पे कर देता है। तो ये सब जो यही इसका ही असर समाज पे पड़ रहा है। समाज में भी ऐसा ही हो गया है। किसी को सज़ा देना है तो उसको गोली से मार दो, उसको आग में जला दो, पेट्रोल छिड़क के जला दो। तो ये जो मूल्य ख़त्म हो रहे हैं ये सिनेमा को प्रभावित कर रहे हैं, नाटक को प्रभावित कर रहे हैं और ये बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि अब पैसे के लिए फिल्में लिखी जा रही हैं, मनोरंजन के लिए सिर्फ फिल्में लिखी जा रही हैं और समाज पर इसका एक बना दिया जाता है कि समाज ये देखना चाहता है। आप वेलकम टू सज्जनपुर के लेखक रहे हैं, बवंडर आपने लिखी है, समर आपने लिखी है और आप खुद उस घटना स्थल पर जाते थे जहाँ की वो कहानी बिलोंग होती, जहाँ की वो कहानी हुआ करती थी। वेलकम टू सज्जनपुर एक यादगार फिल्म है। उसमें संवेदनशीलता है, उसमें संवेदनात्मक तथ्य हैं। क्या सेंसर जैसी कोई चीज़ उस जमाने में आपके सामने आई जब आपने जो लिखा? और नहीं, सज्जनपुर को 15 साल हो गए अभी, 2-4 दिन पहले 15 साल पूरा किया उसने। लेकिन कभी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ उसको लेके या उसको लेके कोई संवैधानिक संकट आया हो, क्योंकि हम लोग जागरूक लेखक हैं। हमको मालूम है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और श्याम बेनेगल ने उसको निर्देशन किया था उसका फिल्म का, वो भी बहुत जागरूक हैं संविधान को लेकर। तो उन्होंने एक बड़ा सीरियल भी बनाया है, तो वो बहुत जागरूक हैं। और हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो असंवैधानिक लगे या हो, क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग। ये है कि सज्जनपुर को लेके एक छोटा सा विवाद हुआ था कि यूपी में किसी जगह में एक दलितों ने आंदोलन कर दिया था कि इसमें कहा गया है कि एक जगह कि वो दलित लड़की है जो नंगी होके हमारे बेटे के छाती पे चढ़ी थी। तो ये इसको लेके विवाद हुआ था कि इसको हटाया जाए इस सीन को। तो हम लोगों ने तर्क दिया कि आपको समझिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा ये जा रहा है कि वो आदमी कैसे झूठ बोल रहा है। वो आदमी झूठ बोल रहा है और ये बहाना गढ़ रहा है। वो पटकथा में वो बात रखी गई, वो है पटकथा में, पर लोगों ने उसको टुकड़े में देख लिया। तो उस टुकड़े को लिया, पूरे संदर्भ को नहीं पकड़ा। ये आदमी बदमाश है, ये झूठ बोल रहा है, अपने लड़के को बचा रहा है। और वो उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर कर दिया था, दलित लड़की का गला काट दिया था। तो वो कह रहा है कि वो चढ़ी हुई थी उसके ऊपर कपड़े उतार के, और जब कोई आ गया तो वो उठी और उसने खुद अपना गला काट लिया। वो झूठ बोल रहा था, बना रहा, स्टोरी बना रहा, जैसे आम समाज में होता है। हाँ, जैसा आम समाज में होता है। तो ये तो दलित के पक्ष में है, वो घटना तो दलित के पक्ष में है। तो फिर इसको उन लोगों ने समझा, दलितों ने, और फिर वो विवाद खत्म हो गया। 1950 में जब संविधान अपना लिया गया जी, और उस संविधान को जब जिस मूल भावना के साथ स्वीकार करने की बात संविधान निर्माताओं ने रखी थी, बोली भी थी कि जो है आप जैसे इसको चलाने वाले लोग होंगे वैसा ही ये संविधान हो जाएगा। 75 साल हो चुके हैं। जी जी। सिनेमा भी लगभग 100 साल के करीब का हो गया है। जी जी। क्या कोई ऐसी फिल्म आपको नज़र आ रही है जिसमें संवैधानिक मूल्य नज़र आते हैं? क्या ऐसी कोई धारा चली है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल एक सिनेमा की लहर चली हो भारतीय संदर्भ में, जिसमें कि वो संवैधानिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मानवीय मूल्य रहे हैं? उस दौर को आप बहुत स्वर्णकाल मानते हैं। जी, इसकी एक अच्छी फिल्म है मराठी
या कहे मल्टीलिंगुअल फिल्म है वो, कोर्ट, जी चैतन्य धमाने की। जी तो चैतन्य ने उस कोर्ट के जरिए संविधान और कानून और कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से चित्रित किया है, बहुत ही यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया है। और उसमें एक दलित है जो गायक है, और एक गटर में एक दलित की गिरने से मौत हो गई है, वो उसके गीत गा रहा है, तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है। अब इस पूरी घटना को चैतन्य ने इतनी समझदारी से डील किया है कि हमको समझ में आता है कि कचहरी अदालत की प्रक्रिया में कहाँ लोचा है, कहाँ पे वो सही न्याय की दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फिल्म है कोर्ट, मेरे ख्याल से अदालत कचहरी पे बनी भारतीय सिनेमा की सबसे अच्छी फिल्म मेरी नज़र में है वो। और हिंदी में कोई? हिंदी में कोर्ट को लेके बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन उतना वो सब कमर्शियल है, जिसमें जिस ढंग से भी बात कही गई है वो बहुत ही यथार्थवादी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंट फिल्म का मैं जिक्र कर पाऊँगा मेरी देखी हुई। तो जैसे जॉली एलएलबी वगैरह थी, कोर्ट सीन्स उसमें बड़े अच्छे थे, और वो एक अच्छा व्यंग्य था। या अभी वो माई गॉड 2 आई है जो, उसमें भी कोर्ट सीन है, और लेकिन बहुत प्रभावशाली ढंग से हमारे यहाँ सिनेमा में चीज़ें आती नहीं, खासकर व्यावसायिक सिनेमा में, क्योंकि उनका मकसद वो नहीं होता है कि वो जागरूकता पैदा करें कोर्ट को लेकर। अकाल, भुखमरी, खेती किसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोटी, इन सब मामलों को लेकर के आज़ादी के बाद सरकार इस ज़रूरत को पूरा करने में लग गई। जी। सिनेमा जो फिल्मकार थे उस दौर के, उन्होंने उस तरीके की चीज़ों को सामने भी रखा। मदर इंडिया से लेकर के बहुत सारी जागते रहो और जागृति जैसी फिल्में आप देख सकते हैं। जी जी। क्या उस दौर के फिल्मकारों ने सरकार और समाज की जो चुनौती थी वो दिखाने में क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आज हम क्या उससे अछूते हो जा रहे हैं? वो तो दौर पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लेखकों का दौर था, निर्देशकों का दौर था, और वो जो लोग लेखक निर्देशक थे वो सब छोटी छोटी जगह से आए थे, यूपी से, पंजाब से, कश्मीर से। तो उन लोगों ने, उनके सोशल कंसर्न बहुत तगड़े थे, उनकी जड़ें बहुत गहरी थी, वो लोगों के दुख सुख को बहुत अच्छे से समझते थे और कला में ढालते थे, उतारते थे। तो इस वजह से वो सिनेमा पैगाम है जैसे फिल्म, उस दौर के आप गीत देखिए, गीतों में भी वो बात झलकती है। हाँ जी 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 जी। तो वो सब गीतों में और कहानी में वो बातें झलकती थी। इवन प्रेमचंद ने फिल्म लिखी थी मजदूर, उसमें भी वो बात झलकती थी फैक्ट्री वर्कर्स की। तो उस समय जागरूकता बहुत अधिक थी समाज को लेकर। धीरे धीरे हमारा सिनेमा ऐसे हाथों में चला गया जो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं थे, उनका मकसद था सिर्फ पैसा कमाना और नाम कमाना। तो ये उसमें चले गए, और उस लाइन में जाने की वजह से हमारा सिनेमा बहुत खोखला होता चला गया। आप अभी 15-20 साल का सिनेमा देखेंगे तो उसमें बहुत कम फिल्में हैं जो अच्छी कही जा सकती, सब की सब ऐसी हैं जो लगता है कि कमर्शियल है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई हैं। कोई 800 करोड़ कमा रहा है, कोई 500 करोड़ कमा रहा है, कोई ये नहीं कमा रहा है कि देखो ये कितनी अच्छी फिल्म है, इस फिल्म का कितना महत्व है समाज के लिए। ये भावना पीछे छूट गई है। 60 के दशक में, अब हम 60 के दशक तक आ जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, फिल्मों में भी वो विषय बदलने लगे जी। उसके साथ साथ जी जी। अब मनोरंजन जो है 80 के दशक तक आते आते मनोरंजन एक एलिमेंट आ जाता है। हाँ। पूरी 70 के दशक में ही आ जाता है जब वो कमर्शियल सिनेमा का दौर आता है। जी। पूरी सिनेमा की भाषा बदल गई जी। और वो भाषा जब बदलती है तो सामाजिक जिम्मेदारी फिल्म निर्देशकों की और फिल्म लेखकों की बदल गई। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए 60 के दशक के बाद जो हमारे यहाँ एक तो औद्योगिक क्रांति हुई, जो जिसकी वजह से काफ़ी सिनेमा में परिवर्तन आया, नाटकों में परिवर्तन आया। अब देखिए सज्जीत रे का सिनेमा, मृणाल सेन का सिनेमा, ये सब बहुत ही सामंतवाद के खिलाफ थे, उन्होंने उसके खिलाफ सिनेमा
में अच्छे ढंग से वो बातें रखी। गौतम गंभीर। अपने यहाँ श्याम बेनेगल ने बहुत अच्छा काम किया है। अंकुर जैसी उन्होंने फिल्म दी, निशांत जैसी फिल्म दी जो सामंतवाद पे प्रहार करती है बहुत तगड़ा। तो वो जो एक सिनेमा, इस तरह का सिनेमा चल रहा था जिसको आप समानांतर सिनेमा कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा 60 तक, 70 में भी। और हम देखते हैं कि जैसे मम्मो एक फिल्म है श्याम बेनेगल, वो एक संवैधानिक संकट की फिल्म है कि पाकिस्तान से एक महिला यहाँ आ गई है और यहाँ से जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो यहाँ उसके कंसर्न है, वहाँ उसका कोई नहीं है, पर पुलिस उसको बाद में भेज देती है वापस। तो एक संवैधानिक संकट की कहानी है, क्या उसको वापस भेजना चाहिए? संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? तो संविधान को भी कई बार आप रास्ता दिखाता है सिनेमा, जागरूक करता है। अच्छा सिनेमा, बुरा सिनेमा संविधान की परवाह ही नहीं करता है। कुछ भी बना रहा है। तो ये जो फर्क देखा जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक। जैसे विल्डन अब्बा एक फिल्म लिखी थी मैंने, वो भ्रष्टाचार पे, कि जगह जगह श्याम बेनेगल सर ने उसको डायरेक्ट किया था और बड़ी खूबसूरत फिल्म मानी गई, बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी गई क्योंकि उसका विषय था भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के बारे में उसमें विधानसभा में भी बहस होती और तगड़ी बहस होती, मंत्री बहस करते हैं, बात करते हैं। और मुद्दा यह कि कुआं खुदा ही नहीं है, सिर्फ कागजों में खुदा है। तो एक संवैधानिक सवाल है कि इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इसकी कई जगह चर्चा हुई, कई विधानसभाओं में, महाराष्ट्र के विधानसभा में इस फिल्म को रेफरेंस बना के चर्चा हुई कि यहाँ भी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। वो बावड़ियाँ के नाम पे पैसा जाता है हर साल और वो बावड़ियों पे किसी पार्षद ने अपना घर बना दिया है, बावड़ी बंद हो चुकी है। ऐसा कई जगह हुआ है, यूपी में हुआ है, लगभग सुनने में आता रहता है। जी जी जी। तो हमने उस फिल्म में कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं की, हमने बताया कि भ्रष्टाचार जो है वो कितने गहरे चला गया है हमारे समाज में और इसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकता है हमारा कानून। भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो कुतर रहा है देश को, इस पे कैसे सब लोग मिलकर सोचे, यही उस फिल्म का मकसद था। लंबे समय से आप फिल्म लेखन में सक्रिय हैं, लगभग मना हो गया आपको। आपने OTT के लिए भी एक फिल्म लिखी है, कटहल। जी जी जी। इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहिए। जी, कटहल एक सच्ची घटना पर आधारित है और मेरे बेटे हैं जो निर्देशक भी हैं उसके, यशोवर्धन मिश्रा, उनके दिमाग में वो घटना कई समय से घूम रही थी जिसमें एक MP के घर से 2 कटहल चोरी चले गए थे दिल्ली में। फिर आजम खान की भैंसें चोरी चली गई थी। तो भैंसों का चोरी जाना तो मुझे फिर भी समझ में आता है क्योंकि वो मुर्रा भैंसें होती हैं और उनकी कीमत 1-1 लाख हो सकती है। तो 10 भैंसें चोरी हुई तो 10 लाख की चोरी है, तो बड़ी चोरी मानी जा सकती है। लेकिन 2 कटहल चोरी चले गए, तो इस पे यशोवर्धन और मैंने मिलकर फिल्म लिखी और उसमें भी एक संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ कि जो इंस्पेक्टर है, महिला इंस्पेक्टर है महिमा, उसकी कहानी है कि 2 कटहल चोरी होने के वजह से सारा पुलिस तंत्र उसमें लगा दिया गया है। वो अपना दिमाग लगाती है कि वो माली की लड़की चोरी अपहरण हो गया है, तो वो कहती है कि माली के को बोलती है तो बोल दे कि तेरी बेटी ने ही कटहल चुराए। तो वो SP कहता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है। तो कहते हैं हाँ सर, लड़की को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जब लड़की मिलेगी तभी तो कटहल मिलेंगे। वो केस को घुमा देती है और कोर्ट में सीन जब होता है वो तो कहती है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने मिसलीड किया है, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है मैंने, लेकिन एक लड़की की जान का सवाल है। तो हमने संविधान की परवाह नहीं की, हमने परवाह की ह्यूमन बीइंग की, एक लड़की की जिसका अपहरण हो रहा है, जो बड़ी समस्या है देश में, खासकर उस इलाके में जहाँ की वो कहानी है। तो क्या ऐसे निर्णय लेना चाहिए, क्या ऐसे निर्णय ले सकते हैं? सिनेमा एक राह दिखा सकता है, जो उसकी जज भी कहती है कि आपने निर्भीकतापूर्वक ये काम किया है, इसलिए मैं आपको बरी करती हूँ। तो ऐसे जज भी होना चाहिए,
ऐसे समझदार लोग भी होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर। तो कटहल में इस तरह की कोई दिक्कत कहीं आई नहीं। हाँ, एक जगह उसमें भी बसोर समाज के लोगों ने आंदोलन कर दिया कि इसमें बसोरों का अपमान किया गया है। अरे भाई, बसोरों का उसमें सम्मान किया गया है, हीरोइन बसोर है, बांस बनाने वाला काम है उसके घर परिवार में, वो पूरा वो कर रही है। तो पांडे, उसका बाप कहता है कि हम उसका छुआ थोड़ी खाएंगे, ये सत्य है, समाज में है, आज ये समाज में है। तो धीरे धीरे उनका आंदोलन ठंडा पड़ गया। उस पर वो कह रहे थे कि संवैधानिक कार्रवाई करेंगे हम और कड़ी सजा मिलनी चाहिए निर्देशक को। फिर धीरे से उनको समझ में आया होगा कि वो कह क्या रहे हैं। अरे भाई, हम तो उनके समर्थन में फिल्म बना रहे हैं। तो ये जो अच्छा क्या है, पॉलिटिकल कारणों से भी, राजनीति की वजह से भी चीज़ों को पकड़ के कहीं संदर्भ से हटा के पकड़ लेते हैं और हल्ला मचाने लगते हैं, जिससे भी गड़बड़ होता है। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं लिखता कि जो कंट्रोवर्शियल हो, कंट्रोवर्सी की वजह से कोई चीज़ अगर फेमस होती है तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, वो सही नहीं होती। आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी में बात दब जाती है। अगर हम इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं कि हम बसोरों के खिलाफ हम भी कोर्ट केस कर देते तो नाम हमको और ज़्यादा मिल जाता, पर उस फिल्म का मकसद ख़त्म हो जाता। सिनेमा एक विधा है, बहुत ऐसी विधा है जिसको भारतीय स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत कम जगह पढ़ाया जा रहा है। जी जी, सीमित हैं वो विषय के रूप में सिनेमा पढ़ाए जाने वाले संस्थान। संविधान का ज्ञान और नैतिक शिक्षा तो स्कूलों में सिर्फ नाम मात्र के लिए पढ़ाई जाती है। जी जी जी। तो ऐसे में क्या सिनेमा अध्ययन, मीडिया का अध्ययन, संवैधानिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा का पालन जो व्यवहारिक रूप में होना चाहिए जी, क्या ये हो सकता है? इस पर आप कोई संभावना देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। संविधान की शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अभी संविधान के बारे में इस देश के 80% लोग या उससे भी ज़्यादा नहीं जानते। वो अपने अधिकारों को नहीं जानते, वो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। तो ये शिक्षा अगर बचपन से हो बच्चों को कि भाई हमारा संविधान ये है, और संविधान पे लगातार अभी तेज बहस शुरू हो गई है कि क्या उस संविधान को बदला जाए। उसमें बहुत सारे हाँ शब्द हटाए जाने की बात चल रही है। तो संविधान को कब बदला जाए, किन बातों के लिए बदला जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। संविधान को अगर आपको बदलना है तो दलितों के हित में बदलना चाहिए, शोषितों वंचितों के हित में बदलना चाहिए, पूंजीपतियों के हित में नहीं बदलना चाहिए। ये प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। नहीं तो इसमें क्या होगा कि गवर्न करने लगेंगे कोर्ट को, अदालत को, राजनेता और पूंजीपति, जैसा कि कई देशों में होता है, पाकिस्तान में होता है। तो हमारे देश का संविधान के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। लोग मानते हैं कि अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर फैसला होगा, और उसको आस्था है लोगों की। तो वो आस्था नहीं टूटनी चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। कलाकारों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, समाज सेवियों को भी ध्यान रखना चाहिए, और समाज को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जब अध्ययन कर रहा था तो सेंसरशिप की नीति और नियामक लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो मैं पढ़ रहा था, तो जानकारी भी मिली RBI से कि जो लोग फिल्में देख करके प्रदर्शित करने का सर्टिफिकेट देते हैं उनकी कोई अपनी अर्हता निर्धारित नहीं है। हाँ, वो किसी भी फील्ड के लोग हो सकते हैं और उनके पास कोई सिनेमाई अध्ययन, सिनेमाई समझ नहीं है, और फिल्म सेंसर वो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, A होगी, UA होगी, एडल्ट होगी, जैसी भी होगी। इस पर एक आप क्योंकि लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो सेंसरशिप और या कहें कि प्रमाणन प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं जो आजकल कंट्रोवर्सी में बदल गई है? जी जी, देखिए, सेंसरशिप एक तो होना नहीं चाहिए, और उसके होने से काफ़ी बाधाएं आती हैं। लेकिन इसकी जगह जो होना चाहिए कि रचनाकार जो हैं, सिनेमाकार जो हैं, उनको सेल्फ सेंसरशिप करना चाहिए। उनको इतना जागरूक होना चाहिए कि वो क्या बनाएं, क्या न बनाएं, क्या दिखाएं, क्या न दिखाएं। और जो वहाँ लोग होते हैं बोर्ड में, जो आपने कहा ना, मेरे ख्याल से वहाँ समझदार लोग होना चाहिए। भले वो पढ़े लिखे कम हों, लेकिन उनकी समझदारी, उनकी सामाजिक सजगता और समझ बड़ी होना चाहिए। वो थोड़े गुणी होना चाहिए, और डॉक्टर की तरह होना चाहिए वो लोग
कि जो समझते हैं कि क्या दवाई समाज को चाहिए या किसी समाज सुधारक की तरह से होना चाहिए, वो लोग जो फैसला कर सकें कि ये सिनेमा समाज के हित में है या अहित में है। अगर अहित में है तो उसको ज़रूर सेंसर करें वो, लेकिन अगर हित में है और उसमें कहीं पे किसी स्त्री या पुरुष को नग्न दिखाया गया है लेकिन उससे सामाजिक हित सधता है तो उसको बिल्कुल पास करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो नग्नता का प्रसार है, और उसको डट के खड़े रहना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि सेंसर एक फिल्म पास कर देता है, उसके बाद समाज विरोध करता है। वो विरोध सच्चा भी हो सकता है, कई बार तो ज़्यादातर वो झूठा गलत भी होता है, तो उसके दबाव में आके सेंसर को फिर बदलना पड़ता है अपना काम। तो ये नहीं होना चाहिए, एक फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए कि इसके आगे कोई नहीं बोलेगा। ये सेंसर ने पास किया, पर वो अभी अजब अजब सी घटनाएं हो रही हैं कि इस फिल्म को बैन कर दो, इस फिल्म को बहिष्कार कर दो, इस फिल्म को ये कर दो, बिना देखे समझे लोग बहिष्कार करने में लगे हुए। धार्मिक कारणों से बहिष्कार कर रहे हैं। अगर किसी मुस्लिम ने फिल्म बनाई है तो बहिष्कार कर दो, किसी हिंदू ने फिल्म बनाई है तो उसका प्रचार करो या बहिष्कार करो। तो ये नहीं, ये गलत प्रवृत्ति है, ये अभी अभी उभर रही है सिनेमा में, जिससे सिनेमा जगत को बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो सिनेमा जगत में ये विभाजन नहीं था हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन, लेखक, निर्देशक मुसलमान रहे हैं जिन्होंने कमाल की फिल्में बनाई हैं, और बहुत सारे अभिनेता मुसलमान हैं जिनको दुनिया भर के लोग लाइक करते हैं। हमारे तो चारों स्टार मुस्लिम हैं, बड़े स्टार जो हैं। तो अब इनका आप बहिष्कार कर दोगे तो सिनेमा को आप कितना पंगु कर दोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक विभाजन सिनेमा इंडस्ट्री में गलत है। पहले सिनेमा इंडस्ट्री में ये विभाजन बिल्कुल नहीं था, सभी लोग मिलजुल के काम करते थे, कोई जात नहीं देखी जाती थी कि ये मुस्लिम है इसके साथ हिंदू काम नहीं करेगा, ये ऐसा है इसके साथ काम नहीं करेगा। अब वो विभाजन बढ़ रहा है, अब खेमे बनते जा रहे हैं कि हिंदू लोग फिल्म बनाएंगे, मुस्लिम लोग बनाएंगे, मुस्लिम लोग की फिल्म को रोका जाए। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, गुट बन रहे हैं। हाँ, गुट बनते जा रहे हैं ये, या इनको कलाकारों को नहीं लेना है, इनको लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कला के क्षेत्र में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मकबूल फिदा हुसैन का विरोध करना, हुआ भी बहुत इतना बड़ा चित्रकार दुनिया का, वो उसको कहना कि ये तो इसका विरोध करो, उसको देश छोड़ना पड़ जाए। आखिरी बार वो भारत भी नहीं आ पाए अपने अंतिम उसमें। ऐसे बहुत सारे, जबकि आप देखिए कि शास्त्रीय संगीत है अपना, बड़े गुलाम अली खां, आमिर खान और अलाउद्दीन खां साहब, ये सब जो दिग्गज हैं ये सब मुस्लिम हैं। इन्होंने भारतीय संगीत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं देश में जितने बड़े बड़े, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। अब आप कहेंगे कि इसको बदलो, बदल नहीं रहे, नाम बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अपने तात्कालिक फायदे के लिए आप इतिहास को, संस्कृति को, समाज को जो गलत ढंग से छू रहे हैं वो सही नहीं है। आप खुद समझ रहे हैं कि ये गलत है मगर आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है सर इससे जुड़ा हुआ, जी, फिल्मों को लिखते समय और एक फिल्म, क्योंकि आप निर्देशक भी हैं, निर्देशक आपका बेटा भी निर्देशक ही है, तो आप बहुत तक सिखाते भी होंगे और सीख भी रहे हैं उनके साथ में। तो फिल्म को लिखते समय, फिल्म बनाते समय जो संवैधानिक रूप से जो हमें अधिकार दिए गए, जो संविधान में बातें लिखी गई कि बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मूल्य, क्या उनका ख्याल एक निर्देशक, एक लेखक रखता है, या सिर्फ वो अपने ख्याल, अपने ही फिक्शन में वो डूबा रहता है, या उसे डूबना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, समर एक फिल्म लिखी थी मैंने, जो दलित वर्ग संघर्ष पे थी और सच्ची घटना पे आधारित थी। सागर मध्य प्रदेश में एक गांव है कुल, वहाँ की वो घटना थी। तो उसमें दलितों पे 1 साल तक एक लोधी ठाकुर ने अत्याचार किया था, जिसकी वो कहानी थी। और उस कहानी में दलित
समाज का पक्ष अ, हमने लिया था, हमने उसकी तरफ से आवाज़ उठाई थी, और हमने दूसरे वर्ग का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि उसकी सोच समझ कैसी है। हाँ, हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की थी कि हर अत्याचार करने वालों का नज़रिया क्या है और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनका नज़रिया क्या है। तो दोनों पक्षों को मैंने रिसर्च के दौरान समझने की कोशिश की, और वो वर्ग संघर्ष पे एक अच्छी फिल्म बनी जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, और मुझे भी उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। किन कारणों से रिलीज़ हुई मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, रिलीज होने के कगार पे खड़ी थी वो। राष्ट्रपति भवन में उसका शो हुआ। नारायणन साहब उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर्स को वो शो देखने के लिए बुलाया, क्योंकि वो खुद दलित थे। इस फिल्म को देखिए, वोट पॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है लोगों का। तो लोगों ने देखा भी, उसके बावजूद वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसका कारण मुझे अभी तक नहीं मालूम कि क्यों रिलीज़ नहीं हुई। और उस फिल्म, एक अच्छी फिल्म जो अगर समाज के सामने आती तो उसका बड़ा महत्व होता, लोगों के लिए बड़ा महत्व होता। और उस मज़े की बात यह है कि उसमें आखिर जो फिल्म का सीन है, लास्ट सीन है, उसमें जो दलित हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि साहब ये फिल्म हमको, वो फिल्म विद इन फिल्म थी। कुछ लोग फिल्म शूट करने आए हैं, एक सच्ची घटना घटी है दलित अत्याचार पे, जिसपे कुछ लोग फिल्म शूट करने आए हैं, वो अपने कलाकार लेके आए हैं, और वहाँ के दलित कलाकार जो उसको शूटिंग देख रहे हैं, जिनके साथ वो घटना हुई है, तो वो अंत में पूछते हैं कि साहब ये फिल्म हम लोग को देखने को मिलेगी क्या। तो जो डायरेक्टर बना है वो अभिनेता कहता है, रजित कपूर, कि मिलनी तो चाहिए, पर कई बार हम जो कहते हैं वो हो नहीं पाता है। और शायद कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, ये हाँ ऐसे ही कुछ था वो। कई बार हम कहते हैं तो वो हो नहीं पाता है। तो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उन तक वो फिल्म नहीं पहुंच पाती जिनके लिए बनाई जाती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ सिनेमा पहुंचना चाहिए, जिनके लिए फिल्म है, वहाँ तक नहीं पहुंचती, ताकि उनके अधिकार बढ़ें, सचेत हों वो। और इस मामले में कटहल ने काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ उसका OTT प्लेटफॉर्म की वजह से। फिर हमने सेंसरशिप का हम खुद ख्याल रखते हैं, हम खुद सिर करते हैं। हमने उसमें कोई गालियाँ इस्तेमाल नहीं की कहीं। हमने कोई, पारिवारिक फिल्म है, कोई भी बैठ के उसको देख सकता है। और कई जगह तो यशोवर्धन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये निकालो, ये नहीं होना चाहिए, इससे जेंडर इक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है, इससे ये निकालो। तो ये सजगता बड़ी ज़रूरी, खासकर नए डायरेक्टर्स में, नए राइटर्स में, कि आपको अपने फिल्म को रोचक बनाने के लिए उसमें जो OTT प्लेटफॉर्म में इतनी तमाम गालियाँ भरी जा रही हैं अनावश्यक। अगर ज़रूरत हो तो आप 100 गालियाँ दीजिए, पर ज़रूरत नहीं है और अब गालियाँ दी जा रही हैं। हाँ, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। खुद सोचना चाहिए सिनेमाकारों को। ये वही लोग करते हैं जिनको अपनी कहानी पे भरोसा नहीं होता, जिनको लगता है कि दर्शक को मज़ा नहीं आएगा तो गाली डाल दो, एक मोटी सी गाली डाल दो तो मज़ा आने लग जाएगा। और कहते हैं कि ये तो यथार्थ में होता है, ये तो ज़िंदगी में होता है। ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस सिनेमा में आप उन तमाम चीज़ों को थोड़ी दिखाना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं जो ज़िंदगी में होती रहती है। तो ये सजगता, ये जागरूकता और ये समझदारी बढ़नी चाहिए सिनेमा जैसी बड़ी कला में। अभी आप देखिए, ज़्यादातर 4-5 फिल्में आप देखिए, अभी बड़ी खुशी की बात है कि जवान जो फिल्म आई, इसमें कुछ सामाजिक मुद्दे उठाए गए, 4-5-6 मुद्दे उठाए गए, लेकिन 95% फिल्म में नहीं है। वो 5-6 मुद्दों की वजह से वो फिल्म बहुत पसंद आ रही है। इसका मतलब कि लोग सामाजिक ज़रूरत की चीज़ें पसंद करते हैं। आप उसको ज़्यादा बड़ा कीजिए ना, जिसको पसंद करते हैं, जिससे तारीफ मिल रही है आपको 95% चीज़ों से तारीफ नहीं मिल रही है। वो तो हमने देखा है, विदेशी सिनेमा में देखा है बहुत सारा, मारपीट, दंगल, ये ऊपर से गिरना, नीचे से करना,
सेंसेशन क्रिएट करना, वो तो बहुत हिंसा है। को बढ़ावा देकर के बाहुबली जैसी फिल्म में देखिए वो हाँ एक सीन नजर आता है इसमें हाँ डाउट हाँ करके लोगों हाँ को काट रहा है, लोग हाँ उसमें हाँ प्रोत्साहित हो रहे हैं, हाँ मजा आ हाँ रहा है। हाँ। और दूसरा वायलेंस बहुत बढ़ रहा है Violence सिनेमा बढ़ में। रहा है। जी। वायलेंस से जो मनोरंजन करते हैं लोग, वो एक बड़ा सरल तरीका है। दो सरल तरीके हैं, एक तो सेक्स और दूसरा वायलेंस। ये दो चीज़ें बड़ी सरल होती हैं सिनेमा बनाने में, और ऐसा माना जाता है कि ये दर्शकों को बहुत पसंद आती है, और यही गलतफहमी की वजह से ज़्यादा वायलेंस डाला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स डालने की कोशिश हो रही है। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। पहले फिल्में बनती नहीं थी क्या, मदर इंडिया, हाँ, कहाँ उसमें है मुगले आजम। आप बना नहीं पाते वैसी फिल्में, तो आप धीरे धीरे वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, सेक्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे बचना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर लेखक जो हैं वो कुछ को छोड़ दीजिए अगर आप, तो ज़्यादातर कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं है उनका। निर्देशकों का भी ऐसा है कि न वो साहित्य से संबंध रखते हैं, न देश को जानते हैं। उनके लिए देश का मतलब है मुंबई, उनके लिए पटना नहीं है, उनके लिए बस्तर नहीं है देश। तो ये देश को अपने पहचानो, देश का सिनेमा बनाओ, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिनों सर क्या लिख रहे हैं नया? इन दिनों मैं लिख रहा हूँ एक फिल्म जो कहानी बनाने में जो बेरोज़गारी पे है, तो मुख्य पॉइंट है बेरोज़गारी। इसका ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, और मूलतः वो बेरोज़गारी की समस्या पे फिल्म है। थैंक यू। आप थे अशोक मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप जैसे सजग पत्रकार हों और सिनेमा की समझ रखते हों, ऐसे लोगों की देश को बहुत ज़रूरत है, जो सिनेमा के भी कान खींच सके, सिनेमा को भी कहें कि भाई देखो तुम रास्ता गड़बड़ मत पकड़ो, अच्छे रास्ते में भी बहुत बड़ा नाम और पैसा। ये आप जैसे लोगों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी विकास संवाद संस्था और IT विश्वविद्यालय ग्वालियर में मैं पत्रकारिता विभाग का हेड और विकास संवाद के साथ फेलोशिप कर रहा हूँ। जी जी। सिनेमा और संविधान को लेकर के एक या 30 सेकंड का एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे संस्थान को, जी हमारे स्थान को। आपके संस्थान का नाम? ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर, ITM और विकास संवाद। विकास संवाद। तो मित्रों, ITM विश्वविद्यालय और विकास संवाद जो संविधान को लेके सजग है और कला माध्यमों में संविधान की उपस्थिति की फिक्र करता है, तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एक बड़ा काम है और मेरे ख्याल से देश में ये कोई नहीं कर रहा है कि संविधान और सिनेमा ये बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट हैं सिनेमा के, कि संविधान की हम कदर करें अपने काम में, संविधान को समझ के लिखें। तो आप लोग जो जागरूकता फैला रहे हैं, आपका विभाग, और जिस तरह से आप एक महत्व का काम कर रहे हैं, मैं उसकी अनुशंसा करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और सचमुच में एक दिशा निर्देशक बने। धन्यवाद। थैंक यू।